सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो सरस्वती जी की वंदना को शुरू करते हुए उनको प्रणाम करते हुए हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और दुआ करते हैं कि आप लोगों का बोर्ड में अच्छा नंबर आए। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकेंड को बताया है उसी तरह थर्ड को बताने जा रहे हैं। आपसे पहला क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से कि इफ Q equals to 3t square plus 4t plus 5, find average current between 0 to 2 seconds। और दूसरा पार्ट हो सकता है find instantaneous current at t बराबर 3 सेकेंड एंड t बराबर 4 सेकेंड। तो देखो, जब एवरेज निकालोगे तो आई एवरेज हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि आई एवरेज होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। करंट हमारा आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो जब एवरेज लिखोगे तो डेल्टा लिखोगे, और डेल्टा का मतलब है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब टाइम फाइनल क्या है 2 सेकेंड, इनिशियल क्या है 0, तो 2 माइनस 0। फाइनल में 2 डालेंगे इस वैल्यू पर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, ये हो गया फाइनल। माइनस इनिशियल में 0 डालेंगे टी की जगह, तो 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, ये इनिशियल हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ब्रैकेट के अंदर था, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस 5 हो गया, ये दोनों कट गए, नीचे में 2 आ गया, दैट इज 20 अपॉन 2, दैट इज 10 एम्पियर इज द एवरेज करंट if the charge is 3t square plus 4t plus 5 between 0 to 2 सेकेंड। अगर आपसे I इंस्टेंटेनियस पूछता तो आप लिखते dq अपॉन dt, यहाँ पहले वैल्यू डालते हैं, यहाँ पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो q की जगह 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 अपॉन dt हो जाएगा। तो यहाँ से I इंस्टेंटेनियस कहोगे तो t स्क्वायर का होगा, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2 इंटू t का पावर 2 माइनस 1 यानी 60 प्लस इसका 4 प्लस इसका 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा 60 प्लस 4। डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो आप कि x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो x n माइनस 1 हो जाता है, n x n माइनस 1 हो जाता है, n x n माइनस 1 हो जाता है। तो वही चीज हमने किया। अब यहाँ से एक बार t बराबर 3 सेकेंड डाल दोगे तो I इंस्टेंटेनियस जो है वो 6 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज 6 3 जा 18 प्लस 4 इज 22 एम्पियर हो जाएगा। और I इंस्टेंटेनियस जब t बराबर 4 सेकेंड पे डालोगे तो 6 इंटू 4 प्लस 4 हो जाएगा, 6 4 जा 24 एंड 4 28 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज दे दिया गया है, आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट बताना पड़ सकता है। तो लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको करते चलोगे, समझते चलोगे, दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है, देखो आप जो दूसरा क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। क्या कंफ्यूजिंग होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें खूब लोग परेशान रहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होगा। देखो आज बहुत इजी से बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास राइट दी फॉर्मूला या फिर राइट दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो find the relationship of current with drift velocity। हम देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारा समझाया है और आप कंफ्यूज कर गए हो। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो 5 नंबर में आ जाएगा, जहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकता है। तो दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कंडक्टर बना देना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का हम जहां पढ़ाते हैं उन सब बच्चों का भी बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा
तो इसको हमने बहुत इजी मेथड से करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, बोलोगे इस यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दोगे, ऐसे बोलोगे इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स लग रहा है Q E इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव में हम जानते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे F बराबर होता है QE। यहाँ पर F बराबर Q की जगह क्या है, E है, तो E क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगा दिया। फिर बोल दोगे एक्सेलरेशन बराबर होता है F अपॉन M, क्योंकि हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू ma, M जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो A बराबर माइनस E अपॉन M लिख दोगे, यहाँ तक छोड़ दोगे। फिर इसके बाद लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेलरेशन इनटू टाउ एवरेज लिख दोगे और एक डायग्राम बना दोगे कि एक प्लस चार्ज है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराया और इस प्लस चार्ज से जाकर ये इससे टकराया, इसमें आप टाइम दे दोगे टाउ, इसको बोलोगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ एवरेज बना दोगे एक डायग्राम बना के, फिर एक लेमडा एवरेज M बना दोगे, इसको बोल दोगे मीन फ्री पाथ, यहाँ पर U1 वेलोसिटी दे दोगे, यहाँ पर V1 वेलोसिटी दे दोगे और यहाँ से लिख दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर माइनस E अपॉन M टाउ एवरेज, बस इतना ही कर दोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम बन जाएगा। थोड़ा मन होगा तो ये लिख देना E बराबर V इंटू L होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में पढ़ा है, तो यहाँ से हम E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू, फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं करना, क्या होता है V इक्वल्स टू होता है E इंटू L, यहाँ से E बराबर V अपॉन L लिख सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस EV बाय ML टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दोनों के बाद लिख लोगे बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इतना बात लिख दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी क्वेश्चन होगा वो डिराइव हो गया, बस इतना सा लिख दोगे। तो अब रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने जा रहे हैं, उधर का थोड़ा सा डायग्राम आपको मिटा देते हैं, ये वाला डायग्राम आप बनाओगे लेकिन एग्जाम में अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह चाहिए, ठीक है। ऐसे करके डिराइव करोगे क्वेश्चन को, उसके बाद बोलोगे कि हमें चाहिए क्या, करंट, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर हमें चार्ज निकालना होता है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर NE, यानी यहां से हम कह सकते हैं Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, QE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम एक कंडक्टर बना लेना, समझा देते हैं कैसे इसको एलोबरेट करोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लोगे, दिखा देते घबराओ मत, और इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, ठीक है। बोल दोगे इन दोनों के बीच का टाइम है डेल्टा टी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vt, हम जानते हैं इसके अंदर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास vd इंटू डेल्टा टी, डिस्टेंस इंटू टाइम हो जाएगा। अब यहां से कहोगे कि हम जानते हैं स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L, कोई दिक्कत, सॉरी कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से कहोगे कि हमें चाहिए कितना, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब हमें कहोगे कि चार्ज की जगह सर हम लिख सकते हैं dq, क्योंकि छोटा सा एरिया कंसीडर किया इसलिए dq, बड़ा एरिया कंसीडर करते तो डेल्टा क्यू या पूरा क्यू लिख देते dq बराबर, अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E की जगह तो E लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह ये लिख दिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर इतने दूर का अगर हम वॉल्यूम निकाल ले, समझना, अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल ले तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। एरिया की जगह हमने ए रख दिया और डिस्टेंस, हाइट ही तो होता है वॉल्यूम ना, हाइट, और इसको उठा दोगे तो डिस्टेंस, अगर कोई चीज का डिस्टेंस ऐसे है इसको खड़ा कर दोगे तो उसका हाइट ही तो बन जाएगा, तो जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है, और डिस्टेंस की जगह लिख दोगे vd, डेल्टा टी की जगह dt मान लो, क्योंकि छोटा सा स्मॉल टाइम है स्मॉल एरिया के लिए, तो स्मॉल टाइम dt मान लोगे। तो बोलोगे ये इसकी वॉल्यूम है,
और एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? तो टोटल वॉल्यूम में स्मॉल n इंटू a इंटू वी इंटू डी टी हो जाएगा। यहां से dt को इधर लेके आओगे, dq अपॉन dt इक्वल टू n a वी डी इंटू a। dq अपॉन dt अभी अभी पढ़ा है आपने कि करंट होता है, तो बोल दोगे I इक्वल टू वी डी ई एन ए, खत्म। इतना डिराइव कर दोगे 5 नंबर मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग। बस इतना, घबराना नहीं है। जिन बच्चों को नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उस बच्चों के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका। इरेज करें, लिख लो। अगर याद हो, समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये रख लो, ऐसे करके लिख देना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ सर, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह से करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अच्छा सर, ऐसी बात है। हाँ 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 हाँ, अब शॉर्टकट तरीके से भी तो बताना पड़ेगा, एग्जाम में हमें नंबर भी तो लाना है। रिप्रेजेंटेशन ही तो सबसे मेन है, सबसे मेन रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज करेंट डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट। करंट डेंसिटी क्या होता है, इसकी यूनिट बताइए। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि करंट डेंसिटी, ऐसे सॉल्यूशन लिख लोगे, कहोगे करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जे से डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम पहले डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जे से डिनोट करते हैं। ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये हमें बताता है कि करंट डेंसिटी हमें ये बताता है कि इसका जो डायरेक्शन है सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। करंट डेंसिटी का मतलब हुआ करंट की कितनी डेंसिटी है एक यूनिट एरिया में, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज द करंट डेंसिटी। और J बराबर हम लिखते हैं I अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, ऐसे लिख दोगे। फिर इसकी एसआई यूनिट पूछेगा, तो एसआई यूनिट में कहोगे करंट का यूनिट होती है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गई। ये करंट डेंसिटी की कहानी को समझा दोगे। मन होगा तो एक कंडक्टर बना दोगे, ऐसे 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 बना दोगे, ऐसे बना दोगे, और कहोगे इस कंडक्टर में करंट ऐसे पास कर रहा है, तो करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो। ठीक है, तो करंट डेंसिटी के बारे में लिख लोगे। इरेज करें, लिख लो एकदम। कितना देर हो गया? जल्दी जल्दी में हमें खत्म करना पड़ता है। चलो 12 मिनट अभी टाइम है हमारे पास। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया सर। इरेज करो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो, 12 मिनट ही हुआ है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को लेते हुए आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब बात को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल गहराई से। अब क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कहेगा ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले समझ लो, उससे पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा बात समझ लो। फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर के रेसिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के, यानी यहां से कहते हैं तो रो एल बाई ए होता है। रो जो होता है हमारे पास वो रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। इसको इधर करोगे तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर करके ओम मीटर आ जाएगा। और वन बाय सिग्मा की वैल्यू रो होती है, और यहाँ जो सिग्मा है इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कह सकते हो कि ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। दूसरा चीज डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तीसरा चीज डिपेंड करता है मटेरियल पे, और चौथा चीज डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर की कहानी को अभी हम समझाएंगे। तो कहता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखो। तो हमने बोला सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन वो भी बन गया।
राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ से बोला हमने V इक्वल टू होता है हमारे पास I R। अच्छा, ये कहाँ से हमें पाया? ओम्स लॉ जब स्केलर फॉर्म में लिख रहे थे तब, और हमने बोला R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो V इक्वल टू अगर हम I R लिखते हैं तो इसको I रो L बाई A इक्वल टू V लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक समझ गए। इसको इधर लेके आओगे तो V बाई रो इक्वल टू I L अपॉन A लिख सकते हो। रो को ऊपर ले जाओगे, देखो ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 बाय रो इक्वल टू सिग्मा, यानी ये ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? V सिग्मा इज इक्वल टू आई एल अपॉन ए। अभी अभी आपने उसमें पढ़ा है करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए होता है। तो यहाँ आई अपॉन ए को जे लिख सकते हो, तो V सिग्मा इक्वल टू जे एल हो जाएगा। V अपॉन एल को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन एल इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा बन जाएगा। सिग्मा इधर ले लिया और एल इधर ले लिया। V अपॉन एल को क्या लिख सकते हो आप? E लिख सकते हो, क्या आपने पढ़ा है V बराबर E इंटू एल होता है। तो E बराबर V अपॉन एल होगा। ये सब दिखाते चलोगे, फिर यहाँ से बोलोगे V अपॉन एल हो गया E, सिग्मा इधर मल्टीप्लाई या J अपॉन सिग्मा, यहाँ से कह दोगे J इज इक्वल टू सिग्मा E हो गया। और यही है हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको देख लो कैसे कैसे हमने बनाया है, इसलिए उसको पहले बता दिया। ये भी हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। लिख लो, इसको लिख लिया सर? हाँ सर लिख लिया सर। ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी। बस यही है कि आपके लिए एक बार अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, जानने में। एग्जाम में बैठोगे तो वर्चुअल इमेज हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। अगर पहले हम प्रैक्टिकल इमेज ले चुके हैं, यानी किताब को पढ़ चुके हैं, तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा? तो कहता है, इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे तो कहोगे जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, DR मतलब चेंज इन टेम्परेचर, छोटा सा चेंज है इसलिए DR, छोटा सा भी अगर रेसिस्टेंस चेंज होना, सॉरी चेंज इन नॉट टेम्परेचर, चेंज इन रेसिस्टेंस, थोड़ा सा भी रेसिस्टेंस को अगर मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर को चेंज करोगे हल्का सा, तो रेसिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा, बढ़ेगा घटेगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ चेंज आएगा। यानी ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज करने से रेसिस्टेंस में चेंज आएगा, बढ़ेगा घटेगा पता नहीं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा कहता है कि जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है, ओरिजिनल यानी अगर आप टीवी का रेसिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज करो और फ्रिज के रेसिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज करो और गीजर के रेसिस्टेंस में टेम्परेचर को चेंज करो, तीनों में अलग अलग चेंज होगा, क्योंकि फ्रिज का ओरिजिनल रेसिस्टेंस ज्यादा है टीवी से, और हीटर का या कूलर का या एसी का रेसिस्टेंस ज्यादा है फ्रिज से, यानी ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। और ये हमें कहां से मिला था? एक्सपेरिमेंटली। और जब कोई चीज एक्सपेरिमेंटली मिलता है तो क्यों उसका जवाब नहीं होता है, बस उसको जान लेना होता है। यहां से कहोगे dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 dt। यहां से जब dr का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो अल्फा आएगा, r0 dt होगा। अल्फा जो है इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट या थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट दोनों नाम दे सकते हो। लेकिन हमें ये छोटा सा चेंज के बारे में है, पूरा चेंज चाहिए तो इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। इसको कहां से कहां? तो R इनिशियल से R फाइनल तक। टेम्परेचर इनिशियली कितना रेसिस्टेंस था, टेम्परेचर होने पर कितना रेसिस्टेंस हो गया। अल्फा फिक्स्ड है, R0 फिक्स्ड है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, शुरू में टेम्परेचर कितना था, बाद में टेम्परेचर कितना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये R बन के आ जाएगा। कहां से कहां तक? R इनिशियल से R फाइनल तक। अल्फा बाहर निकल जाएगा, R0 बाहर निकल जाएगा, तो अल्फा R0 बाहर निकल गया। dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आ जाएगा, कहां से कहां तक? t इनिशियल से t फाइनल तक। यहां बोलोगे r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा r0 t फाइनल माइनस t इनिशियल। यहां से r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा r0
और इसको चाहो तो आप लिख सकते हो डेल्टा टी का मतलब क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहाँ से आर फाइनल बराबर, इसको उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यहाँ से आर फाइनल बराबर मिल गया आर नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इस तरह से इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बुक में उससे न्यूमेरिकल बना लेना। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फाइनल इनिशियल वगैरह दिया जाएगा उससे न्यूमेरिकल बन जाएगा। डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ दिया गया तो डेरिवेशन बता सकते हो। ऐसा कुछ होता है किसका, टेम्परेचर डिपेंडेंस से रेसिस्टेंस पे फर्क। इरेज करें। हाँ सर समझ तो रहे हैं, ठीक ठाक कह रहे हो, ऐसे रिवीजन कराने से बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंफ्यूजन हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जाएगा राइट किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग दिस लॉ फाइंड द conditions for balanced Wheatstone bridge। यानी क्रिचॉफ्स लॉ क्या होता है और उसकी मदद से हमें आप ये समझाओ कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कैसे बनाओगे क्रिचॉफ्स लॉ की मदद से। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि क्रिचॉफ्स लॉ होता है देयर आर two types of Kirchhoff's law। Kirchhoff's law पहला है हमारे पास KCL, Kirchhoff's current law। पूरा Kirchhoff's का स्पेलिंग नहीं लिखोगे तो KIR लिख देना। इसमें कहता है the sum of all the outgoing current is equal to the sum of all the इनकमिंग करंट। जितना करंट बाहर जाता है उसका सम अंदर आने वाले करंट के बराबर होगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ बनाया, यहाँ I1 बना दो, यहाँ I2 बना दो, यहाँ I3 बना दो, यहाँ I4 बना दो, यहाँ I5 बना दो। तो बोलोगे I1, I2 और I5 अंदर जा रहा है तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I4, I3 बाहर जा रहा है तो I3 प्लस I4। इसको इधर लेके आओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। और इसी वजह से इसका एक और डिफिनीशन बन जाता है और वो डिफिनीशन हो जाता है कि द सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0। और जहां पर इनकमिंग को हमने पॉजिटिव लिया है और आउटगोइंग को हमने निगेटिव लिया है। मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा, या तो ये लिख के ये लिख दो कहानी खत्म, या तो लिख दो सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लाइन, 3 या 3 से ज्यादा लाइन मिलता हो, 2 तक में नोड हो जाता था, एक कुछ भी नहीं होता था। पहला लॉ लिख दिया। दूसरा लॉ लिखोगे KVL, इसके बारे में बोलोगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बताओगे इसमें कि दी सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल इनसाइड अ क्लोज्ड लूप इज 0। किसी भी क्लोज्ड लूप का जो पोटेंशियल का सम होगा ऐसे बना दोगे समेशन डेल्टा V इक्वल्स टू 0। इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा कि KVL क्या होता है, KCL क्या होता है। तो पहले हमने किरचॉफ्स लॉ लिख दिया। अब इस लॉ की मदद से हम प्रूफ करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। इरेज करें।
अब किरचॉफ्स लॉ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, आपको बनाते भी आते होंगे। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कि कोई भी अगर ऐसा रेसिस्टेंस है और इसके साइड में करंट ऐसे जा रहा है और हम हमने पाथ अगर इसी डायरेक्शन में ले लिया है तो V इक्वल्स टू माइनस IR लिखते हैं। और अगर यही हमारा रेसिस्टेंस है, करंट ऐसे जा रहा है और हमने पाथ ऐसे लिया होता तो यहाँ प्लस IR लिखते हैं। V इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखो V हो जाता है प्लस IR। उसी तरह अगर बैटरी में हम अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, डायरेक्शन अगर लेते हैं, हमारा ये पाथ है, ये जो दिखा रहे हैं वो क्या है, पाथ है। और ये जो है हमारा पाथ है, अगर करंट के डायरेक्शन में पाथ होगा तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। बैटरी में अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो माइनस V लोगे, और बैटरी में अगर निगेटिव से पॉजिटिव सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव का पाथ लोगे तो प्लस V लोगे। अब इसकी मदद से व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी को प्रूफ करोगे आप, ऐसे 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 करके एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लोगे आराम आराम से। देखो बहुत इजी होने वाला है। अच्छा सर ऐसी बात है, चलो तो आराम से देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बना लोगे ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहां से बोलोगे कि ऐसे है, बैटरी लगा दोगे, ठीक है, आराम से देखना है। अब ये बोल दोगे कि मान लो रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3, यही प्रूफ करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो आपने बोला ये पोटेंशियल मान लो V है, यहाँ से करंट I आया, यहाँ तक पहुंचा I, इसको दो रास्ता दिखा तो इधर साइड चला गया I1, इधर साइड चला गया I2। ये I1 इधर आया तो इसको फिर दो रास्ता दिखा, तो पहले सोचा इधर चले जाते हैं I3, लेकिन देखा इधर कोई करंट ही नहीं, यानी इधर कोई करंट ही नहीं आ रहा है, यानी मान लेते हैं इस वाले में कोई करंट ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, ऐसे दिखा दोगे, ठीक। फिर I1 आया तो इधर कुछ जा ही नहीं रहा है, तो जो I1 था वो इधर ही निकल के चला आया। यहाँ से I3 आया, जीरो था, आएगा ही नहीं कुछ, I2 आया और ये इधर से निकल के I2 चला गया। अब इसमें दो लूप लोगे, पहला इसको अगर पॉइंट नंबर A B C D कंडीशन करते हो तो कहोगे इन लूप A C D A में एक अपने मन से पाथ ले लो, ऐसे पहला नंबर पाथ। अब बोलोगे देखो इधर आ रहे हो, इस पाथ में आगे बढ़ रहे हो तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है और पाथ ऊपर जा रहा है, नहीं प्लस में, प्लस I2 R4। फिर आगे बढ़े 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 यहाँ पहुंचे, यहाँ बोला जिधर करंट जा रहा है पाथ भी उधर ही जा रहा है, यानी माइनस I1 R1 प्लस। आगे बढ़े 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 इसमें आए तो देखिए जिधर करंट आ रहा है पाथ भी उधर ही हमने कंसीडर किया है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस I3 R5 इज इक्वल टू 0। फिर भी करंट हमारे पास I3 0 है तो ये टर्म का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन लिख के दिखाओगे तो I2 R4 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0, उसको उधर ले जाओगे तो I2 R4 इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नो सर। यहाँ से I1 को इधर लाओगे और R4 को उधर ले जाओगे तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरा लूप कंसीडर करोगे, इसको इरेज कर दे, ये पाथ भी दिखा देना एग्जाम में, ताकि टीचर देखो इसमें लूप बना के जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस तरह से केवीएल केसीएल का क्वेश्चन आएगा, बुक में है, उसको बना के देख लेना, ठीक है। इरेज कर दे इसको, हाँ सर कर दो। अब यहां से हमारे पास दूसरा लूप ले रहे हैं हम, लूप नंबर A B C A, ये वाला लूप ले रहे हैं। इसमें भी हम पाथ ऐसे ले लेते हैं, जैसे मन हो वैसे ले लो। अब यहाँ पे आओगे 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 आओगे, बोलोगे ये इधर आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी I3 R5 प्लस के साथ होगा। फिर आगे आया, बोला बोला इसी डायरेक्शन में आ रहा है और इसका करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस I1 R2 हो गया। आगे बड़े 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 बोले कि हम इधर आ रहे हैं और इसका करंट उधर जा रहा है, यानी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है तो I2 R3 इज इक्वल टू 0। करंट I3 0 है तो ये 0 हो गया, ये प्लस होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन है ना, देखो ना ये इधर आ रहे हैं और ये इधर अपोजिट डायरेक्शन, प्लस हो गया। यहाँ से माइनस I1 R2 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके चले जाओगे तो I2 R3 इज इक्वल टू I1 R2 हो जाएगा। यहाँ से I1 को इधर लाओगे तो I2 अपॉन I1 बराबर R3 को उधर ले जाओगे तो R2 अपॉन R3 हो जाएगा। और यहाँ से कहोगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा I2 अपॉन I1 और I2 अपॉन I1 दोनों तरफ है, तो सो
R1 अपॉन R4 जो है वो बराबर हो गया R2 अपॉन R3 के। और यही सारा चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेगा, जहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी समझाओ, टेम्परेचर डिपेंडेंस बताओ, वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ समझा दो, और किरचॉफ्स लॉ को लेते हुए बैलेंस बीट-स्टोक्स ब्रिज प्रूव करके दिखा दो। और एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आपको केवीएल और केसीएल की मदद से किसी सर्किट में करंट निकालना होगा। जैसे हाँ I1 I2 था ना, तो रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू दिया जाएगा, वो निकालना होगा। तो इक्वेशन इसी तरह से बनेगा और आप निकाल भी सकते हो। अगर आपको लगेगा कि कंफ्यूजन है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, बहुत छोटे छोटे देर का 3 वीडियो, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बता दिया है। अगर आप बोलोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि अगर ये आपको 90% बच्चों को लूप लेके इक्वेशन बना के सॉल्व करने आता है, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेना केवीएल केसीएल के रिगार्डिंग की क्या बातें लिखनी है। तो इस तरह से हमने केवीएल केसीएल, कंडीशन फॉर बैलेंस बीट-स्टोक्स ब्रिज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर, टेम्परेचर डिपेंडेंस और एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट हमने समझा दिया। कितना टाइम लगा? ओए होए 30 मिनट में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बता दी। 1 सेकंड देख लेते हैं हम बुक में, कोई बातें छूटनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, तो लगभग इंपॉर्टेंट बातें हमने कर दी है। जो छोटी मोटी बातें बच गई है, जो केवीएल केसीएल से एक सर्किट को लेकर सॉल्व करते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो है, तो इसको क्यों लंबा करें। आधे घंटे में अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आ रहा है तो आपको खुशी मिलेगा ना कि ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको ज्यादा लंबा नहीं करते। किरचॉफ्स लॉ का लूप लगा के अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, जो एनसीईआरटी में टोटल 5 क्वेश्चन है, उसकी हमारी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप आराम से जाके लिंक पे क्लिक करके देख भी सकते हो। बाकी नहीं भी देखोगे तो आपको आता होगा, ये मानकर हम चल रहे, इसलिए हमने ये यहीं तक बताया, क्योंकि उसमें इक्वेशन बनाने सबको आता है। जैसे इसका इक्वेशन बनाया, उसी जगह R1 R2 R3 R5 सबकी वैल्यू रहेगी, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो इसके अंदर कवर अप हो गया है। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। जय सरस्वती माता, बाय।